नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज़ बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा। ओडिशा में कुड़मी समुदाय का प्रदर्शन। 2024 आम चुनावों से पहले कांग्रेस का SC/ST समुदायों पर फोकस और विश्व पुस्तक मेले से आपको दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट। MBB पोल में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मापदंडों पर करेंगे चर्चा। अस्मिता और अधिकार में बताएंगे आदिवासियों की हलमा परंपरा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में चुनाव नतीजों से पहले सबकी नजरें टिपरा मोथा पर। टिपरा मोथा प्रमुख ने की जनजातीय समाज के नेताओं से मुलाकात। ओडिशा में सड़क पर उतरा कुड़मी समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने और कुड़माली संस्कृति को मान्यता देने की मांग। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कांग्रेस, SC/ST और अल्पसंख्यकों पर फोकस। भारत और एशिया क्षेत्र के सबसे बड़े पुस्तक मेले में आदिवासियों ने लगाया अपना बुक स्टॉल, दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट। MBB पोल में RSS के सहयोगी संगठन ने कहा किसी भी समुदाय को ST सूची में शामिल करने के लोकुर कमेटी के मापदंडों का हो पालन, किया हाटी को इस सूची में शामिल करने का विरोध। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है चुनावी राज्यों से। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले गए। दोनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मतदान 59 सीटों के लिए किया गया। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। नागालैंड राज्य में 13,09,651 मतदाता हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो राज्य में 4 महिलाओं और 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नागालैंड की 60 सीटों में से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं मेघालय में 21,61,129 मतदाता कुल 369 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोनों ही राज्यों में ऐसी कुछ खास सीटें हैं जिनके नतीजों पर सबकी नजरें रहेंगी। सबसे पहले नागालैंड की खास सीटें। उत्तरी अंगामी द्वितीय कोहिमा जिले की उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा सीट से नागालैंड के मुख्यमंत्री और NDPP नेता नेफ्यू रियो खुद मैदान में है। यहां पर सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में है। वहीं ट्यूई वोखा जिले की ट्यूई विधानसभा सीट से सूबे के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन चुनाव लड़ रही हैं। यानथुंगो पैटन BJP के नेता हैं। इस सीट पर पैटन के खिलाफ कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर फेक जिले की फेक विधानसभा सीट से नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता कुजो लुजो नियेनू चुनाव लड़ रही हैं। इनके खिलाफ NDPP और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही मोकोकचुंग जिले की ओलांगटाकी विधानसभा सीट से BJP के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना एलोंग चुनाव लड़ रही हैं। तेमजेन अपने बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। तेमजेन के खिलाफ केवल JDU ने ही अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं पेरेन जिले की पेरेन विधानसभा सीट से NDPP से नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री TR जेलियांग चुनाव लड़ रही हैं। जेलियांग सूबे के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। इस सीट से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर मेघालय की बात करें तो वेस्ट गारो हिल्स के दक्षिण तुरा विधानसभा सीट से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने खुद दावेदारी ठोकी है। NPP के सामने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, UDP और BJP ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं ईस्ट जयंतिया हिल्स की सुतंगा सेपुंग आरक्षित विधानसभा सीट से इस बार मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विंसेंट पाला खुद मैदान में हैं। उधर ईस्ट गारो हिल्स जिले की सोंगसक विधानसभा सीट से मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा चुनाव लड़ रही हैं। मुकुल तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। इस बार मेघालय में तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं ईस्ट खासी हिल्स जिले की वेस्ट शिलोंग विधानसभा सीट से मेघालय BJP के मुखिया अर्नेस्ट मावरी खुद मैदान में हैं।
इसके साथ ही ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स सीट से यूडीपी के नेता और मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेटबा लिंगदो चुनाव लड़ रहे हैं। लिंगदो के खिलाफ एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। आपको बता दें, इस समय दोनों ही राज्यों में बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस बार भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। 2 मार्च को नागालैंड और मेघालय के साथ ही त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के भी नतीजे आएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को ही 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। राज्य में अब नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिपुरा में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये माना जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और इसमें भी खास बात यह है कि सबसे ज्यादा ध्यान टिपरामोथा पर है, क्योंकि ये संभावना है कि टिपरामोथा के साथ के बिना कोई भी दल राज्य में सरकार नहीं बना पाएगा। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, इनकी पुष्टि 2 मार्च के बाद ही होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि टिपरामोथा की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी ने पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश की है। हालांकि टिपरामोथा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने एक बार फिर से ये साफ किया कि अगर किसी भी दल को टिपरामोथा का साथ चाहिए तो उन्हें ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को मानना ही होगा। इस बीच टिपरामोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य ने आज राजधानी अगरतला में राज्य के जनजातीय समुदायों के नेताओं से मुलाकात की। त्रिपुरा में कुल 19 जनजातीय समुदाय हैं। प्रद्योत किशोर ने कहा कि चुनाव के बाद राजनीतिक दल इन नेताओं को भूल जाते हैं, लेकिन वो इनसे मिलने आए हैं। प्रद्योत किशोर ने इन समाजपतियों से मिलकर इनके मन की बात जानने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए संविधान समाधान पर चर्चा की। मुझे मेरे अंदर भी कुछ बात है जो उनको बोलना है और उनका भी दिल के अंदर कुछ रह सकता है जो वो मुझे बोलना चाहे। इसी के लिए मुझे लगा कि सब लोग इलेक्शन के पहले मिलते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलते हैं। मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के पहले ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाजपति के दिल में भी बहुत कष्ट है, दुख है, और उनको भी वो भी कुछ सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो मैं उनसे बात करके एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग अपने थानसा को कैसा एक रखेंगे, कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने समाजपति को ज़्यादा इज्जत देंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन को इज्जत दें। और अब पूर्वोत्तर से चलते हैं ओडिशा। 2024 के आम चुनाव से पहले देश में कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग तेज होती जा रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद अब ओडिशा में भी इस समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रविवार को मयूरभंज जिले के कुड़मी समुदाय ने बारीपदा में कुड़मी मोहनता महासभा आयोजित की। इससे पहले एक रैली निकाली गई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विशाल रैली के लिए ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हजारों लोग छऊपड़िया में इकट्ठे हुए। इन लोगों ने मधुबन से शुरू होकर बारीपदा में छऊपड़िया तक रैली निकाली। कुड़मी मोहनता महासभा के संयोजक छोटेलाल मोहनता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और जाजपुर में लाखों कुड़मी लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आदिवासी हैं, लेकिन हमारे पास एसटी का दर्जा नहीं है। हम पिछले कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार को तुरंत कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्र से सिफारिश करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने समुदाय की कुड़मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, साथ ही कुड़माली संस्कृति को सरकारी मान्यता देने और राज्य सरकार से मकर, करम पूजा और वंदना त्योहारों के लिए सरकारी अवकाश घोषित करने की भी मांग की। ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी ओडिशा में हजारों लोगों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। सिर्फ ओडिशा ही नहीं, देश के कई और राज्यों में भी कुड़मी समुदाय लगातार इस मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। दिसंबर 2022 में ही 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुड़मी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए नई दिल्ली में संसद भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
एक ज्ञापन भी सौंपा था। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने अपने 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को फोकस करके कई प्रस्ताव पास किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की जरूरत पर जोर दिया और ये भी कहा कि इन वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दशकीय जनगणना के साथ साथ एक सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जातिगत जनगणना में गैर अधिसूचित जनजातियों यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स और खाना बदोश जनजातियों की भी गणना की जाएगी। मुख्य विपक्षी दल ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में केंद्र सरकार के बजट का एक हिस्सा निर्धारित किए जाने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की बात कही। साथ ही पार्टी न्यायपालिका में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण पर विचार करेगी। वहीं 10 साल में एक बार हर राज्य में आरक्षण कोटा को संशोधित करके SC और ST को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा भी किया। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव का निवारण करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम बनाने की भी घोषणा की। और आखिर में बात करते हैं विश्व पुस्तक मेला की। 26 फरवरी से नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में पहली बार देश भर के आदिवासी प्रकाशक और लेखक अपनी किताबों के साथ शामिल हो रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि भारत और एशिया क्षेत्र के सबसे बड़े पुस्तक मेला के 50 सालों के इतिहास में पहली बार आदिवासी लोग अपना बुक स्टॉल लगा रहे हैं। इस स्टॉल पर भारत के विभिन्न आदिवासी प्रकाशकों के करीब 20 से अधिक आदिवासी मातृभाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी समेत 200 से ज्यादा किताबें साहित्य प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो आपको दिखाते हैं दिल्ली में शुरू हुई वर्ल्ड बुक फेयर से हमारी एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 26 फरवरी को आदिवासी लेखकों की 15 नई किताबों का लोकार्पण हुआ। इन किताबों में कविता और कहानी संग्रह, उपन्यास और शोध आधारित किताबें भी शामिल हैं। इन किताबों के लोकार्पण के दौरान इन लेखकों ने अपनी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए। मसलन महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए वहाणु सोनवाणे भील समुदाय से हैं। वे कविताएं भी लिखते हैं और खेत मजदूर संगठनों में भी काम करते हैं। उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई जिसकी कुछ लाइनों में ही आदिवासी मसलों को समझा जा सकता है। हम स्टेज पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं। हम स्टेज पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं। उंगली के इशारों से हमारी जगह हमें दिखा दी। हम वहीं बैठे, हमें शाबाशी मिली और वे स्टेज पर खड़े होकर हमारा दुख हमें ही कहते रहे। हमारा दुख हमारा ही रहा, हो नहीं सका उनका। हमारा दुख हमारा ही रहा, हो नहीं सका उनका। हमारी शंका हम कुछ बुझाए। वो कान खड़े करके सुनते रहे और ठंडी सांस भरी और हमारे ही कान पकड़ के हमें दम भरा, माफ़ी मांगो वरना डैश डैश डैश। अरुणाचल प्रदेश से आई जोराम यालाम ने आदिवासी पहचान का मसला उठाते हुए कहा कि आज भी देश की जनगणना में आदिवासी पहचान को जगह नहीं मिलती है। उन्होंने यहाँ पर आदिवासी लेखकों की किताबों के लोकार्पण के मौके पर आदिवासी दर्शन पर किए गए अपने शोध और उस पर अपनी एक किताब के बारे में भी बात की। आदिवासी दर्शन में 3 चीज़ें हैं। एक तो पूर्वज है, हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो उनके विजडम को हम लेते हैं। उनके विजडम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा है नेचर, प्रकृति और पूर्वज, और इसके बाद मनुष्य। ये है 3 चीज़ें हैं जो जिनके साथ हमको संतुलन में चलना पड़ता है।
और उसी पर आधारित होती है हमारी संस्कृति। जो कुछ भी हम करते हैं, आस्था, विश्वास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चर में चीज़ें चलती है, वो इसी पर ही आधारित होती है। आंध्र प्रदेश से आए सुरेश जगन्नाथम ने आरकू घाटी के आदिवासियों के लोकगीतों, पर्वों और धार्मिक सामाजिक आस्थाओं पर किए अपने शोध को एक किताब के रूप में पेश किया है। उन्होंने बताया कि वे समुदाय के भीतर के आदमी हैं और इसलिए उनके लिए यह आसान हो जाता है कि वे अपने समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं और आस्थाओं को लिपिबद्ध करें। झारखंड के हो आदिवासी समुदाय के जवाहरलाल ने सारंडा और वहां के आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक नाइंसाफी को अपने लेखन का विषय क्यों बनाया है, उसके बारे में बात की। हमारा जो क्षेत्र है, सारंडा का क्षेत्र, उसे अंग्रेजों ने कहा टेरा इनकॉग्निटा, कहने का मतलब अज्ञात प्रदेश। बहुत कोई अब भी उस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। वहाँ बड़े बड़े साल के वृक्ष हुआ करते थे। सारंडा क्वीन बोल के एक बहुत विशाल एक वृक्ष हुआ करता था, आज भी है वो। उसको आप ऐसे पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब अगर उसको आप बाहों में लेंगे तो वो नहीं आ पाएगी। एनीवे, तो इतनी सारी खूबसूरतियाँ हैं, लोकगीत हैं, उसका जो मर्म है, उसका जो सौंदर्य बोध है, वो सारी चीज़ें लेखन में आती हैं हमारी। तो मैं उनका विश्लेषण भी करता हूँ और ज़्यादातर कहानियाँ मेरी जो है दुख, दर्द, प्रतिरोध की जो मैं बातों को अपनी कविताओं में समेटता हूँ। जो अभी विस्थापन का या माइग्रेशन का बहुत सिलसिला चल रहा है, हमारे गांव देहातों से युवकों युवतियों का दल सुदूर गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों में छोटे छोटे कामों के लिए जाता है। उनका दर्द, जैसे वो बिछड़ते हैं तो क्या दर्द होता है। गांव का गांव केवल बुजुर्गों से भरा पड़ता, स्त्रियों से भरा पड़ता। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दर्द का विषय है। उन सारी बातों को भी मैं अपने लिटरेचर के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। प्रगति मैदान में आदिवासी लेखकों और किताबों के लिए अलग से एक स्टॉल लगाने की पहल करने वाले लेखक ए.के. पंकज कई बातों से दुखी नजर आते हैं। मसलन प्रगति मैदान में उनको इस स्टॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सिर्फ भारत का बड़ा मेला नहीं, माने एशिया अफ्रो रीजन का सबसे बड़ा बुक फेयर है और यहाँ आदिवासी नहीं आ रहे हैं, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो हमें लगा कि हमको एक पहल करनी चाहिए और एक स्टॉल वहाँ लेना चाहिए। बहुत महंगा है, लेकिन तभी भी हमने लोगों के सहयोग से कोशिश की और ये कहा कि ये सिर्फ हमारा स्टॉल न रहे, ये भारत के आदिवासी प्रकाशकों, लेखकों और उनके साहित्य का स्टॉल बने। इसके लिए हमने कोशिश की, क्योंकि आदिवासी हमेशा अपने लिए नहीं काम करता है, वो दरअसल पूरे समष्टि के लिए, पूरे समाज के लिए का। तो यही अप्रोच लेके ये आइडिया डेवलप हुआ और हमने करीब देखिए, भारत में आदिवासी पब्लिशर नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो आदिवासियों को बहुत रास नहीं आता है, उनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से उनको सूट नहीं करता है। लेकिन ये भी सच है कि हम लोग आदिवासी लोग इस व्यवस्था में हैं अभी, और वो स्कूलिंग में जा रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एकेडमिक्स में आ रहे हैं, लिटरेचर में आ रहे हैं। तो उनको ये चैलेंज भी लेना पड़ेगा एक क्रिएटिव चैलेंज के तौर पे कि हम मेले में जाएं और लोगों से रूबरू हों, अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि हाँ, हम भी भारत में हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी छापते हैं, हमारे लेखक भी हैं, पब्लिशर हैं। भारत में बेसिकली 2 इलाकों में आपको पब्लिशर मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के झारखंड में, क्योंकि ये 2 इलाके हैं जहाँ सबसे तेज़ आदिवासी सवालों पे संघर्ष है और इसीलिए यहाँ आदिवासी पब्लिशर हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सेक्शन है बेसिकली हमारे स्टॉल में। एक सेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें सिर्फ नागालैंड से किताबें हैं, है ना। और अगर आप पॉलिटिक्स जान रहे हैं तो आप नागालैंड के स्ट्रगल से वाकिफ़ होंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनका जो स्ट्रगल है वो अद्भुत है ना। और दूसरा है मतलब ईस्ट इंडिया का या सेंट्रल इंडिया का कहें, झारखंड से प्यारा करकट्टा फाउंडेशन की किताबें हैं। तो हम लोग यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा टाइटल के साथ हैं। हम करीब 15 आदिवासी भाषाओं के टाइटल हमारे पास हैं, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के। लेकिन इसके बावजूद इस पहल को करने वाले प्यारा करकेटा फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी और देश की जानी मानी आदिवासी लेखिका वंदना टेटे और ए.के. पंकज इस बात से खुश और उत्साहित हैं कि वो आदिवासी साहित्य को बुक फेयर के जरिए चर्चा में ला पा रहे हैं।
दोस्तों, वर्ल्ड बुक फेयर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो चुका है और अलग अलग विषयों पर किताबों की तलाश में लोग यहाँ पहुँचते हैं। मसलन हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ आदिवासियों से जुड़ी हुई किताबों की तलाश में। उसके लिए आपको काफ़ी भटकने के बाद शायद ही कुछ अच्छी किताबें मिल पाती हैं। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉल नंबर 2 में 107 नंबर स्टॉल है और इसका नाम है आदिवासी इंडिजीनियस बुक अखड़ा। तो अगर आप आदिवासी दर्शन, आदिवासी साहित्य, कहानियाँ, कविताएं, उनके संघर्ष, आंदोलन, उनकी भाषा, इन सब विषयों पर पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप इस स्टॉल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कई ऐसे पब्लिशर्स जो आदिवासी भाषाओं में किताबें पब्लिश करते हैं, उनकी भी किताबें मिल जाएंगी और आदिवासी विषयों पर तो तरह तरह की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं श्याम सुंदर, मैं भी भारत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, आरएसएस के संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मांग की है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का मापदंड लोकुर कमेटी की सिफारिशें ही होनी चाहिए। संगठन ने हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के फैसले को भी गलत ठहराया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 59% लोगों ने माना कि ये मांग बिल्कुल सही है। वहीं 29% लोगों ने इस मांग को गलत ठहराया, जबकि 12% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? आरएसएस का संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम यानी AIVKA ने अपनी केंद्रीय कार्यकारी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में नई जातियों को जोड़ने के दौरान लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। संगठन ने पूछा, जिन जनजातियों को उच्चतम संवैधानिक संस्थानों और राज्यों द्वारा एसटी सूची में शामिल करने से कई बार खारिज कर दिया गया था, उन्हें आज़ादी के 75 साल बाद तुरंत सूची में शामिल कैसे किया जा रहा है? भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे सरकारी संस्थान अपनी रिपोर्ट कैसे बदल रहे हैं? इतना ही नहीं, संगठन ने पूछा कि इन मानदंडों को पूरा किए बिना या उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के बारे में राजनीतिक घोषणाएं कैसे की जाती हैं, जैसे कि हिमाचल का हाटी समुदाय। आपको बता दें, दिसंबर 2017 तक केंद्र सरकार ने संसद में जोर देकर कहा था कि वो एक आंतरिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर नए समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के मानदंड को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तब सरकार ने कहा था कि लोकुर समिति द्वारा निर्धारित 60 साल पुराने मानक अप्रचलित और कठोर हैं। हालांकि नवंबर 2022 में केंद्र ने घोषणा की कि वो लोकुर समिति के मानदंडों पर कायम रहेगा। आपको बता दें कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के साथ शुरू होती है। इसके बाद इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा करता है और इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास आगे की समीक्षा के लिए भेजता है। दोनों की सहमति के बाद प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाता है। इसके बाद संसद में संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, जिसे दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। निर्धारित मानदंड है कि विचाराधीन जनजाति में आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदायों के साथ संपर्क में झिझक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के लक्षण होने चाहिए। दिसंबर 2022 में ही संसद के शीतकालीन सत्र में एसटी सूची में नए समुदायों को शामिल करने के लिए कई विधेयकों पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अलग अलग समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग की थी। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने मौजूदा मानदंडों का मुद्दा भी उठाया था।
विपक्षी दलों की मांग थी कि अनुसूचित जनजाति में किसी समुदाय को शामिल करने के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। इस दौरान जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकुर समिति द्वारा तय किए गए मानदंडों पर टिके रहने पर जोर देते हुए कहा था कि आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर जीते हैं। ये ऐसे समाज नहीं हैं जो बदलते हैं। और इस पूरे मसले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, आरएसएस के सहयोगी संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा है कि लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशंस का पालन किया जाना चाहिए। ये कमेटी की रिकमेंडेशन 60 साल पहले आई थी। दिसंबर 2017 तक केंद्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको हम लागू नहीं कर सकते हैं, ये कठोर हैं। तो फिर अचानक से ये सब बातें क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मसला है। महत्वपूर्ण मसला है आदिवासियों के लिहाज से और महत्वपूर्ण मसला है ये राजनीतिक दलों के लिए भी। उसकी वजह ये है कि कई ऐसे समुदाय हैं जो काफी बड़े हैं तादाद में, और अगर उनका शैक्षणिक स्तर देखेंगे, अगर उनका राजनीतिक इन्फ्लुएंस देखेंगे, तो वो भी काफी मजबूत नजर आता है बहुत सारे बड़े आदिवासी समुदायों की तुलना में भी। मसलन कुड़मी आदिवासी समुदाय है, चाहे वो झारखंड में हो, पश्चिम बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, वो कह रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में डाला जाए। हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय है। हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने के लिए लोकसभा से बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में पेंडिंग है। तो ये जब बड़े और एक तरह से शैक्षणिक तौर पर सक्षम जो लोग हैं, अगर ये अनुसूचित जनजाति की सूची में आते हैं, तो जाहिर है कि जो पहले से इस सूची में जो समुदाय मौजूद हैं, उनमें ये आशंका उनके मन में आ सकती है कि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं, खास तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण का सवाल है या नौकरियों में जो आरक्षण का सवाल है, उसका बंटवारा होगा। और उसके अलावा भी जो और योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है, उसके मामले में भी क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल समुदाय हैं, तो ये ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर कोई समुदाय डिजर्व करता है कि उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए, और अगर उसको नहीं शामिल किया जा रहा है, तो जो संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है किसी भी समुदाय को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होता है, वो सुरक्षा उसको नहीं मिल पाती, उस सुरक्षा से वो समुदाय वंचित हो जाता है। और उसको जो एक विशेष अधिकार संविधान देता है अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को, अपनी जीवन शैली को, अपनी धार्मिक आस्था को बचाने का, उस पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है इन दोनों तरफ से। लेकिन अब अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने जो सवाल उठाया है, वो वाजिब सवाल है। और वाजिब सवाल इसलिए है कि कई ऐसे समुदाय हैं जो अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। तो ये महत्वपूर्ण मसला है। और जहां तक लोकुर कमेटी की सिफारिशों का सवाल है, उनके पुराने हो जाने का सवाल है, इस बात को माना जा सकता है कि 60 बरस पहले एक कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। बहुत सारे ऐसे समुदाय हो सकते हैं जो उन शर्तों के हिसाब से शायद अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए क्वालिफाई ना करें, लेकिन कुछ और मापदंड हो सकते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि अगर सरकार ने कोई इंटरनल टास्क फोर्स बनाई, तो उस टास्क फोर्स की क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, संसद में उस पर बहस होनी चाहिए, और फिर आप नए मापदंड तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता है, तो लोकुर कमेटी की जो सिफारिशें हैं, आमतौर पर उनको ही एक मूल मापदंड मान लिया गया है। मोटे तौर पर वो भी कोई मतलब कोई
शर्त है या उन शर्तों को कोई पूरा करता है तो उसको ऑटोमेटिकली अनुसूचित जनजाति मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पूरा प्रोसेस है वो काफी पेचीदा है और उसको काफी मैनिपुलेट किया जाता है सरकारों के द्वारा भी और राजनीतिक दलों के द्वारा भी, और वही चिंता अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने जताई है। श्याम, जैसे आपने कुड़मी की बात की, हाटी की बात की, आज भी हम एक खबर दिखा रहे हैं और हम लगातार ये दिखाते आए हैं कि कैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुड़मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। सवाल ये है कि लोकल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक तो क्लियर नहीं है, जैसे अगर मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या कहा गया है। और दूसरा ये कि सरकार ने बोला था हम टास्क फोर्स बनाएंगे, उसकी रिकमेंडेशन का क्या हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। तीसरा मसला ये है कि 60 साल पहले एक रिकमेंडेशन आई, अब जब समाज मॉडर्न हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आदिवासी भी अब गांवों से निकलकर, जंगलों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, पलायन हो रहा है बड़ी संख्या में, तो कितना रेलेवेंट होगा? नहीं, देखिए रेलेवेंट है और आरक्षण पर ये बहस पुरानी है। देखिए आरक्षण के बारे में बहुत तरह के तर्क दिए जाते हैं कि अगर जो संपन्न हो गए हैं, जो शहर में आ गए हैं, जो मुख्य धारा में आ गए हैं, वगैरह वगैरह। आरक्षण के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि सामाजिक बराबरी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ आर्थिक बराबरी देना वो सब वर्गों को हासिल हो सके, ये भी एक लक्ष्य है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण खत्म कर दिया जाए, कितने राजनीतिक दल हैं जो आदिवासियों को टिकट देंगे? अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज आरक्षित नहीं होंगी, अगर जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण होने के बावजूद जो जिनको हम लोग अपने देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, ऐसे और उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें कितने ट्राइबल्स को अभी भी आरक्षण के बावजूद भी मौके मिल रहे हैं? नौकरियों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा है वो अक्सर खाली रह जाता है। तो ये कहना कि 60 बरस बाद मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोविजन करना कितना सही है, कितना गलत है, इस पर बहस होती रही है, होती रहेगी। लेकिन अगर जो कारण 60 साल पहले मौजूद थे, आज भी वो कारण मौजूद हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट और शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट या ओबीसी की लिस्ट, इसमें एक बेसिक फर्क भी आपको समझना पड़ेगा। वो फर्क ये है कि जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए भी दिया गया था जब संविधान सभा में बहस हुई थी कि उनकी अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली है, उनकी भाषा बोली है, उनकी अपनी जीवन पद्धति है और उसका संरक्षण किया जा सके। दूसरी बात ये, और क्योंकि उनकी एक खास तरह की जीवन शैली है, मसलन व्यावसायिक गतिविधियों में वो बहुत निपुण नहीं है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनको पीवीटीजी कहा जाता है, जो अभी भी उत्पादन के पुरातन औजार इस्तेमाल करते हैं, पुरातन तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो मुख्य धारा कहे जाने वाले समुदाय के आसपास आएंगे तो उनमें जो प्रतिस्पर्धा होगी वो मतलब एक तरफा ना हो और उनके संसाधनों की लूट ना हो, इसके लिए संविधान में विशेष रूप से अनुसूची 5 का प्रबंध किया गया, जिसमें उनकी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के साथ साथ उनके संसाधन जो हैं वो ना लूटे जा सकें, इसलिए ये जरूरी था। तो हमें ये समझना, देखिए ओबीसी और दलित जातियां जो हैं उनके साथ एक एडवांटेज ये रहा है कि वो बेशक उनका शोषण होता रहा है, लेकिन वो मुख्य धारा के करीब रही हैं। वो आधुनिक जीवन शैली को समझते हैं, उसका हिस्सा हैं। अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, बेशक उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो संगठित भी हो रहा है। लेकिन जब आदिवासियों की बात करते हैं आप, तो आदिवासी देश के दूर दराज के इलाकों में छितराया हुआ है, कोई होमोजीनियस पहचान उसकी नहीं है, वो किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब कुछ संगठन बन रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल भी बन रहे हैं, लेकिन
बहुत विविधता से भरा हुआ आदिवासी भारत है, आदिवासी समाज है। तो इसलिए ये सारे जो प्रोविजंस किए गए हैं वो उसलिए किए गए हैं, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि आप कहें कि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, टेलीफोन है, बिजली है, पानी है, ये सब आदिवासियों तक पहुंच रहा है। लेकिन उनकी जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है और उनकी जो जीने का तरीका है, आप देखेंगे अभी आप जब हम लोग आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जहां तक प्लेन जमीन है वहां तक आप देखेंगे कि आदिवासी इलाके होते हुए भी वो जमीनें गैर आदिवासियों की हैं। कानूनी प्रोविजन होने के बावजूद भी अभी हाल ही में हमने दिखाया अपनी खबरों में कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन कम हुई है, और फिर आदिवासी जब अपने खेत बनाने के लिए जंगल काटता है तो फिर आप उसको कहते हैं कि वो जंगल का नुकसान कर रहा है। तो इन सारी चीजों को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में बहस हुई, वो बहस मौजूद है, लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये बहुत सोच समझ के, हाँ जो मापदंड हैं उन पर एक नहीं, लोकूर कमेटी क्यों, ढेबर कमेटी है और बहुत सारी कमेटियां बनी, प्रोफेसर खाखा कमेटी की रिपोर्ट 2013 में या 2014 में आई थी, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने कहा कि आप पीवीटीजी के अलग से जनगणना करवाइए, आदिवासियों की अलग से जनगणना करवाइए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज की तारीख में ये माना जाता है कि जो लोकूर कमेटी की सिफारिशें हैं वो कहीं आसपास हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं हो सकती, और इसीलिए प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि राज्यों से सिफारिश आएगी, आपके जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या वैसी कोई संस्था वो पहले शोध करेगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसकी स्टडी करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसकी स्टडी करेगा। तो प्रोसेस और जो व्यवस्था है, जो एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है वो मौजूद है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासी किसको माना जाएगा, अनुसूचित जनजाति की सूची में कौन शामिल होगा, ये अंततः उस वक्त की सरकार तय करती है। और बड़े मजे की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल बार बार संसद में पूछा जा रहा है, और जब भी संसद में सरकार पूछती है तो सरकार से ये सवाल पूछा जाता है तो आदिवासी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो जवाब गोलमोल कर जाते हैं, और वो पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं जो मैंने अभी बताया कि आरजीआई के पास जाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास और टीआरआई के पास वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कई समुदायों को आदिवासी मानकर उनको जनजाति की सूची में शामिल करके एक पेंडोरा बॉक्स इस सरकार ने खोला है। और ये बात अगर मैंने आपने कही होती तो बहुत सारे लोग कमेंट करके कहने लगते कि आप आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन ये आरएसएस का वो संगठन है जो आदिवासियों के बीच में काम करता है, और इस सरकार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उसका काम। बिल्कुल, जो शाम आपने कहा कि इस संगठन का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और खासकर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, धर्मांतरण का मुद्दा किस तरह लगातार सुर्खियों में है। खैर, मेरा सवाल ये है कि हाटी समुदाय का जो एसटी दर्जा देने की जो मांग थी, जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई और उसे लेकर संशोधन भी लेकर आई, जो पास नहीं हो पाया राज्यसभा से, वो बहुत चर्चा में था। तो सरकार कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि हम हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे देंगे, लेकिन उसी से जुड़ा एक संगठन जो है वो उसका विरोध करता है। ऐसा क्यों? देखिए, हाटी समुदाय का जहां तक सवाल है, हाटी समुदाय जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रहा है उसका एक बहुत मजबूत आधार है। और मजबूत आधार ये है कि उत्तराखंड में जौनसार बावर का जो इलाका कहा जाता है, उसी समुदाय के लोग वहां पर भी हैं, और उनको आदिवासी माना गया है, उनको कबीला माना गया है, और उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन वो बात 60s की है। उसके बाद कई बार हाटी समुदाय के लोगों को जनजाति की सूची में शामिल करने की कोशिश की गई। ट्रांसगिरी का इलाका उसको कहा जाता है, गिरिपार का इलाका।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो जौनसार बावर के जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जैसी वैसी ही जोग्राफिकल कंडीशंस इस इलाके की भी हैं, जिसको ट्रांसगिरी इलाका कहा जाता है। जो लाइफस्टाइल इनका है वही लाइफस्टाइल इनका भी है, लेकिन जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप उसी जाति से आती हैं, मैं भी उसी जाति से आता हूं, आप एक राज्य में आदिवासी माने जा सकते हैं, अनुसूचित जनजाति की सूची में हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता हूं, क्योंकि ये राज्यवार सूची है और ये उस सूची से कुछ समुदायों को बाहर निकाला जा सकता है, कुछ समुदायों को शामिल किया जा सकता है। और अब लगातार जैसे हम लोगों ने भी इस पर कई प्रोग्राम किए हैं, अब भी बहस कर रहे हैं और संसद में बहस हुई है कि आप इसको पीस मील अप्रोच छोड़िए, आप एक ठोस आधार, अगर लोकुर कमेटी को मानना है तो लोकुर कमेटी को मानिए और प्रोसेस भी आप तय कर दीजिए। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन आप एक प्रोसेस तय कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जैसे धुरवा एक कम्युनिटी है, छत्तीसगढ़ में उसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, उड़ीसा में नहीं किया गया है, जबकि बीच में सिर्फ एक नदी है, उनकी रिश्तेदारियां हैं। यही हाटी समुदाय के बारे में है। ऐसे और कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो और कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां प्योर राजनीतिक कारणों से किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है या कोशिश की जा रही है उसको शामिल करने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, हमें ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदिवासियों की सदियों पुरानी परंपरा हलमा के बारे में। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिला झाबुआ की सदियों पुरानी परंपरा हलमा का आयोजन किया गया। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले के हाथीपावा पहाड़ी पर चल रहे हलमा के आयोजन में पहुंचे थे। इस दौरान वो अपने कंधे पर गैती लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। मुख्यमंत्री ने हाथीपावा पहाड़ी पर श्रमदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हलमा समन्वय, साझेदारी और परमार्थ की अद्भुत परंपरा है। भील समाज की महान परंपरा सामूहिकता से विश्व कल्याण का रास्ता दिखा रही है। इससे पहले शनिवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी हलमा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भी कंधे पर गैती उठाई और आदिवासियों के साथ पैदल चले। आपको बता दें, वार्षिक 2 दिवसीय आयोजन में मॉनसून में पानी के संरक्षण के लिए हाथीपावा पहाड़ी के चारों ओर खाइयों को खोदने के लिए 3 राज्यों के भील जनजाति के हजारों लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। हलमा भील जनजाति की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से लड़ने के लिए लगभग 1.5 दशक पहले इसे पुनर्जीवित किया गया था और बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया गया। हलमा आदिवासी किसानों के लिए बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपने आदिवासी भाइयों को आमंत्रित करने की परंपरा है। आदिवासियों की इस सदियों पुरानी परंपरा में पानी और प्रकृति से संबंधित कामों के लिए श्रमदान किया जाता है। इसके लिए हजारों लोग एक साथ जुटते हैं और कुछ ही घंटों में काम पूरा कर देते हैं। बता दें, भील जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन और अपनी परंपराओं को जीवित रखने वाली जनजाति माना जाता है। भील भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समाज है। भील समुदाय मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों में भी है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।